हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं शुंगा डायनेस्टी। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि जो अशोकन एम्पायर था या जो मौर्यन एम्पायर आप कह सकते हो ब्रॉडली, वो किंग अशोका के बाद बेसिकली डिक्लाइन फेज में जाता है। कोई ऐसा राजा नहीं आता जो पूरे अशोकन मौर्यन एम्पायर को दोबारा जोड़ सके। सारे के सारे मतलब कोई सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किसी का नहीं रहता है। उसमें जो लास्ट राजा रहते हैं मौर्यन एम्पायर के लास्ट राजा, उनका नाम होता है बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त, ये मैंने कल भी आपको नाम बताया था। और बृहदत्त जब अपने मिलिट्री कमांडर या जो उनकी आर्मी थी, मैंने आपको बताया था मौर्यन जो किंगडम हुआ करता था उसकी आर्मी हुआ करती थी, तो बृहदत्त अपनी आर्मी को देख रहे थे और वहीं पे उनका असैसिनेशन हो जाता है। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग बेसिकली उनके कमांडर इन चीफ रहते हैं। ठीक है, ही वॉज बेसिकली कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन आर्मी। और जैसे ही वो मारते हैं किसको? बृहदत्त को, तो मौर्यन साम्राज्य बेसिकली खत्म हो चुका था, क्योंकि लास्ट राजा होते हैं और शुंगा डायनेस्टी उसके बाद शुरू होती है। इसके बारे में जो जिक्र है वो हमें मिलता है एक बुक से जिसका नाम आपने सुना होगा, हर्षचरिता। ये जो हर्षचरिता है, ये बुक लिखी है बाणभट्ट ने। ओके, और ये किंग हर्षा की बायोग्राफी है। और उसमें ये बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जैसा एक कोई कमांडर इन चीफ था जिसने बृहदत्त को मार के मौर्यन डायनेस्टी खत्म कर दी। उसके बाद क्या होता है, और ये होता है लगभग 187 बीसी में। तो 187 बीसी में आपका मौर्यन एम्पायर खत्म हो चुका है। ओके फाइन। अब जैसे ही पुष्यमित्र शुंग आता है, मैंने आपको बताया था अशोका के बाद जो वो पूरा लीनिएज रहता है, बेसिकली वो बुद्धिज्म को ही ज्यादा फॉलो कर रहा था, उनका पैट्रोनेज काफी ज्यादा दे रहा था। पुष्यमित्र शुंग वापस लेकर आते हैं किस चीज को? ब्राह्मणिकल रिलीजन को या वैदिक रिलीजन को। तो ये परफॉर्म करते हैं वो सारे टास्क जो बेसिकली वैदिक रिलीजन में होते हैं। जैसे कि सबसे पहले शुरू करते हैं कि इन्होंने रूल कहाँ किया। तो ये इनका जो रूल था, इट वाज सेम पार्ट ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मौर्यन एम्पायर मगध में था, जो पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी, आज के डे में प्रेजेंट डे पटना, ये पटना कैपिटल थी। तो ये जो पूरा रीजन था और यहाँ से कुछ पोर्शन, यहाँ का कुछ पोर्शन, ये सारा पोर्शन मगध के अंदर आता था। यही मगध बाद में शुंगा डायनेस्टी इसी एरिया पे ही रूल करती है। तो वो कोई एरिया को सब्सटेंशियली बढ़ाती नहीं है। ओके, मतलब ऐसा कुछ नहीं रहा कि उन लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया या कुब्जा नॉर्थ ईस्ट में चले गए या यहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। जो लगभग एरिया मौर्यन एम्पायर का हुआ करता था, उसी एरिया पे पुष्यमित्र शुंग का राज हुआ करता था। अब आगे क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग अपने एरिया को बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए वाइसरॉयज रखते थे। मतलब छोटे छोटे एरिया के कुछ कुछ हेड, तो उनको वाइसरॉयज कहते थे उस टाइम पे, या इंग्लिश में उसको वाइसरॉय कहा जाता है, अब ऐसे कह लो। तो रूल विद द हेल्प ऑफ वाइसरॉय। अब क्या होता है, पुष्यमित्र शुंग, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वैदिक या ब्राह्मणिकल रिलीजन को वापस लेकर आते हैं, वैदिक रिलीजियन या आप इसे ब्राह्मणिकल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये परफॉर्म करते हैं क्या? अश्वमेघ सैक्रिफाइसेस। ओके, तो अभी तक अपना चला रहा है भैया बुद्धिज्म, और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है अश्वमेघ सैक्रिफाइसेस। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के सैक्रिफाइस होते हैं, राजसूय, वाजपेयी एंड अश्वमेघ। ये 3 टाइप के सैक्रिफाइस हुआ करते थे किस टाइम पे? वैदिक टाइम पे। ओके, और ये दोबारा शुरू करते हैं अश्वमेघ सैक्रिफाइस। अश्वमेघ में क्या होता था कि आप एक घोड़ा छोड़ देते थे, वो जो एरिया में जाएगा वो एरिया आपका हो गया। ठीक है, और अगर कोई उस घोड़े को कैच कर लेता था, एंड यू विल फाइट विद दैट पर्सन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइट जो भी जीतेगा वो एरिया उसका हो जाएगा। तो इस तरह से फाइटिंग चलती रहती थी। अब हुआ क्या कि पुष्यमित्र का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था अग्निमित्र। ठीक है, ये अग्निमित्र को वो बनाते हैं गवर्नर ऑफ विदिशा। तो मध्य प्रदेश में जो विदिशा वाला इलाका है आपका, ये आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे जो अग्निमित्र होते हैं वो बनते हैं क्या? गवर्नर ऑफ विदिशा, जिसके बारे में लिखा भी हुआ है। इनके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, वो है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, ये बुक लिखी है किसने? कालिदास ने। और कालिदास ने हमेशा ये संस्कृत के पोएट हैं, तो इन्होंने ये बुक संस्कृत में लिखी है। बुक आप प्ले भी कह सकते हो, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ प्ले। मालविका अग्निमित्रम, वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। इसमें क्या होता है, जो अग्निमित्र होते हैं, ही इज द सेम अग्निमित्र जो किसके बेटे हैं? पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं। पुष्यमित्र शुंग कौन है? जिन्हें शुंगा डायनेस्टी शुरू की है। ओके, तो ही इज बेसिकली किंग। ओके, क्योंकि राजा के बेटे हैं तो राजा ही रहेंगे। एंड मालविका इज बेसिकली अ सर्वेंट। इस टाइम पे होता क्या है कि इनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होता है, एंड मालविका इज बेसिकली सर्वेंट। अग्निमित्र की शादी हो चुकी होती है एंड मालविका इज सर्वेंट, तो उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है। और बाद में जो इनकी वाइफ होती है अग्निमित्र की, उनको पता चलता है एंड वो मालविका को
जेल में डाल देती हैं। फिर बाद में ये पता चलता है किसी तरह से कि मालविका भी एक रॉयल पैट्रोनेज की है, वो सर्वेंट नहीं है, उसकी रॉयल लीनिएज है, तो बाद में मालविका भी उनकी वाइफ बन जाती है। तो इस तरह से ये पूरा प्ले लिखा गया है, मालविका अग्निमित्रम। वंडरफुल प्ले रिटन इन संस्कृत बाय कालिदासा। ओके, टॉक्स अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्रम। तो द प्ले का नाम है मालविका अग्निमित्रम। ओके, नाउ इसके बाद इट ऑल्सो हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पुष्यमित्र एंड यज्ञसेना। किसमें, किस बुक में, इसी बुक में मालविका अग्निमित्रम के जो प्ले है उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है। किसके कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, पुष्यमित्र जो कि शुंगा डायनेस्टी के चीफ हैं, जिन्हें शुंगा डायनेस्टी शुरू किया है, पुष्यमित्र एंड यज्ञसेना। यज्ञसेना इज बेसिकली किंग ऑफ विदर्भ, किंग ऑफ विदर्भ। और इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा जो विदर्भ वाला पोर्शन आपको पता ही है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन विदर्भ कहलाता है। तो ये यज्ञसेना एंड किंग ऑफ विदर्भ, ही इज बेसिकली किंग ऑफ विदर्भ, इनके और पुष्यमित्र के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है। किसमें, मालविका अग्निमित्र में। तो दो सवाल आ सकते हैं कि टॉक्स अबाउट व्हाट, तो ये तो मेन थीम हो गया, रोमांटिक रिलेशनशिप बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्रम एंड ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पुष्यमित्र एंड यज्ञसेना। ही इज बेसिकली किंग ऑफ विदर्भ। ओके, आगे ये लिखा जाता है कि शुंगास ऑल्सो केम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ बैक्ट्रियन ग्रीक। अब मैंने आपको ये बताया था कि इंडो ग्रीक अभी आए नहीं है बेसिकली टोटल पिक्चर में, पर होता क्या है कि सिलेरस निकेटर आपको पता था, ठीक है। सिलेरस निकेटर कहाँ पे थे, तक्षशिला वाले इलाके में, इस वाले इलाके में, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके पीछे की स्टोरी है कि ग्रीक में भी ना दो अलग अलग हिस्से हो जाते हैं, छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे इलाके बंटने लगते हैं। अलेक्जेंडर ही रहते हैं जो यहाँ तक पूरा कब्जा करते हैं, फिर वो अपने गवर्नर को छोड़ के चले जाते हैं, गवर्नर का नाम होता है सेलेरस निकेटर, और उसके बाद ये पूरा इलाका सेलेरस निकेटर के अंदर आता है। इवेंचुअली ये पूरा इलाका धीरे धीरे और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट होता है और यहाँ पे राज होने लगता है किसका, ग्रीक्स का। ओके, ग्रीक्स सिविलाइजेशन का। ये जो ग्रीक्स रहते हैं ये इंडिया से एकदम कॉन्फ्लिक्टरी टर्म्स में नहीं होते हैं, एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। ये ट्रेड वगैरह कर रहे होते हैं। इंडस बहुत इंपॉर्टेंट रिवर होती है जहाँ से ये ट्रेड रूट करते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा सामान ग्रीक की तरफ जा रहा होता है, तो एक अच्छा रिलेशन रहता है। और इनके पास दो रूट रहते हैं, एक तो ये वाला वाटर वाला रूट और एक ऊपर से जो जिसे हम सिल्क रूट कहते थे, एंशिएंट सिल्क रूट, वो इनके पास रहता है। तो यहाँ पे इजीली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये चीज़ हम कैसे भी देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में हमारे पास काफ़ी हेलेनिस्टिक फीचर्स आने लगते हैं। हेलेनिस्टिक फीचर्स मतलब कि जो ग्रीक फीचर्स रहते हैं, जैसे कि पहले कोई भी भगवान जो भी आप मान रहे हो उसको उनका ह्यूमन साइज्ड रूप, ठीक है, और काफ़ी अच्छा नाज नक्श वगैरह बनाना, पीछे हेलो बनाना, ठीक है, ये टाइप के हेलेनिस्टिक फीचर्स कहलाते थे। ये सारा का सारा आने लगा कब से, जब हम इंडो ग्रीक से कॉन्टैक्ट में आए। अब होता क्या था कि जो ग्रीक रूलर थे ये बेसिकली दे वर वेरी गुड एट घुड़सवारी जैसी चीज़ों में, ठीक है। क्योंकि पूरे इस इलाके में पूरा प्लेन इलाका है यहाँ पे, हिंदू कुश के नीचे तरफ, तो यहाँ पे जो पूरा इलाका है वहाँ पे घोड़े वगैरह बड़े अच्छे रहेंगे। तो ये लोग घोड़ों को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे, काफ़ी एक कमांड रहता था उनका इस पूरे रीजन के ऊपर। तो शुंगास ऑल्सो केम इन कॉन्फ्लिक्ट विथ बैक्ट्रियन ग्रीक्स। तो बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहाँ थे, यहाँ पे थे। एंड मालविका अग्निमित्रम ये भी बताता है कि वासुमित्र जो कि किसके बेटे थे, अग्निमित्र के बेटे थे, ठीक है। सो आपको ये पता होगा, एक पुष्यमित्र फर्स्ट नंबर हो गए, देन उनका बेटा अग्निमित्र, एंड द थर्ड वन वाज वासुमित्र। सो वासुमित्र फॉट विथ बैक्ट्रियन ग्रीक ऑन द बैंक्स ऑफ सिंधु रिवर, ऐसा लिखा हुआ है किसमें, मालविका अग्निमित्रम में। तो सिंधु रिवर आपको पता ही है, सिंधु रिवर इज बेसिकली इंडस रिवर, इंडस ही है ये, ओके। तो यहाँ पे ऐसा उनका लड़ाई हुआ था। अब कौन जीता कौन नहीं ये नहीं लिखा है, तो मालविका अग्निमित्र में इतना लिखा है कि वासुमित्र की लड़ाई हुई थी बैक्ट्रियन ग्रीक्स के साथ। सो बेसिकली देवर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे कि ग्रीक वगैरह शायद उस एरिया में आना चाह रहे हो, या उनका डोमिनेंस हो, या कुछ भी इस टाइप का। अब होता क्या है कि वासुमित्र के बाद लगभग 10 शुंगा किंग और आते हैं इन टोटलिटी अराउंड, ठीक है। एंड दे क्यूमुलेटिवली रूल फॉर अराउंड 112 ईयर्स, 112 साल तक और ये रूल करते हैं सबके सब मिलके। आगे क्या होता है, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी चल रही थी, उसका लास्ट रूलर रहता है देवभूति या देवभूमि, दोनों नाम दिए गए हैं। देवभूति जनरली कॉमन नेम काफी यूज होता है, देवभूति। एंड इनको भी बेसिकली कॉन्स्पिरेसी के थ्रू, या ही बिकेम अ विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी बाय वासुदेव, एंड ही इज बेसिकली अ ब्राह्मणिकल पर्सन। सो अगेन फिर से ब्राह्मणिकल पर्सन आने वाला है यहाँ, ये भी खुद वापस ब्राह्मणिकल वैदिक रिलीजन को वापस लेकर आए थे। एंड दिस वासुदेवा हु बेसिकली किल्ड देवभूति, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, इन अ कॉन्स्पिरेसी। ही वाज नॉट असैसिनेटेड, ही वाज किल्ड इन अ कॉन्स्पिरेसी, शायद कुछ जहर वगैरह दे दिया था, तो इस तरह का कॉन्स्पिरेसी हुआ था।
और इस तरह से शुरू होती है नया डायनेस्टी, इसका नाम होता है कान्वा डायनेस्टी। तो कान्वा डायनेस्टी के फाउंडर कौन हो गए? वासुदेवा, ठीक है, वासुदेवा वॉज फाउंडर ऑफ कान्वा डायनेस्टी। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि ये आपका जो शुंगा डायनेस्टी है उसके बाद शुरू होता है कान्वा डायनेस्टी। कान्वा डायनेस्टी भी कुछ साल चलता है, उसके बाद आता है मित्रा डायनेस्टी एंड लास्ट वन इज शका डायनेस्टी। ये शका डायनेस्टी जो रहती है इसमें देखिए इंडिया में बहुत सारे शखाज आने वाले हैं, एक आगे जाके शखाज एंड कुशानाज आएंगे, एक वेस्टर्न कशरापाज आएंगे, और ये है बेसिकली एक छोटा सा शका डायनेस्टी, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ शका के नाम से याद रखिएगा। तो द फेज इज शुंगा डायनेस्टी, शुंगा के बाद आया आपके कान्वा डायनेस्टी, कान्वा के बाद आया आपके मित्रा डायनेस्टी एंड मित्रा के बाद आया आपके शका डायनेस्टी। ये सारा का सारा डायनेस्टी ये आता है 187 BC में एंड आते आते यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 25 BC के आसपास, ये पूरा ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो मगध एम्पायर होता है, जिसको हम आप समझ सकते हैं कि इतना पूरा कुछ एम्पायर होगा मगध एम्पायर, ये धीरे 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 डिसइंटीग्रेट होने लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कलिंगा वॉर के आसपास जब कलिंगा जीता गया था, किसने? अशोका ने जीता था। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कलिंगा अलग हो जाता है। तो यहाँ पे एक आते हैं जिसे हम छेदीस कहते हैं, फिर यहाँ पे आपके सतवाहनाज आ जाते हैं, सतवाहनाज आ जाते हैं। तो धीरे धीरे जितना भी किंगडम है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगता है, अलग अलग हिस्सों में बंटने लगता है। जब बंटने लगता है तो वो जो एक पावर होती थी मगध में, वो पूरी पावर डिक्लाइन हो जाती है 25 BC के आसपास। 25 BC हम इसलिए कहते हैं क्योंकि 25 BC के आसपास हम ये देखते हैं कि इंडिया में काफ़ी हद तक इंडो ग्रीक्स का रूल आ चुका है। उनके जो अवशेष हैं, उनके जो इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं, अभिलेख वगैरह, अवशेष नहीं अभिलेख वगैरह, वो सब आपको इस रीजन में मिलने लगते हैं अब। सो विच सिंपली मीन्स दैट ग्रीक्स आर मोर इनटू इंडियन मेनलैंड इंडिया, ओके, एंड 25 BC के आसपास ये मगध एम्पायर पूरा खत्म हो चुका होता है। एक आर्ट का एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है इस जगह पे। मैंने आपको बताया था कि अशोका के टाइम पे 84,000 स्तूपास बने थे और पिलर्स वगैरह बने थे काफ़ी सारे, ठीक है। एक पिलर बड़ा फेमस है जिसका नाम है हेलियोडोरस पिलर, ठीक है। ये हेलियोडोरस पिलर या पिलर ऑफ हेलियोडोरस, ये है बेसनगर में, ठीक है। इसे हम बेसा नगर भी कह सकते हैं, बेसनगर भी कह सकते हैं। और ये बेसा नगर है विदिशा के पास में, तो इट इज़ नियर विदिशा, मध्य प्रदेश। इस जगह को नाम बेस BAIS भी कह सकते हो, तो उस नाम से। एंड वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 2 century BC। The important point is this was the only pillar that was constructed in the time of शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। तो अशोका के टाइम पे खत्म हो चुका था, पर शुंगा के टाइम पे एक पिलर बनाया जाता है इंडिया में, उसका नाम होता है बेसनगर पिलर। ये बेसनगर पिलर बेसिकली क्या होता है, जो हेलियोडोरस रहता है, ये कौन होता है? ये ग्रीक एम्बेसडर होता है एक और। तो सेलेरस निकेटर है, उसके बाद की लीनेज का कोई ग्रीक एम्बेसडर रहा होगा। अब होता क्या है कि अशोका के टाइम पे आपने देखा होगा कि दे हैड कोऑर्डिनल रिलेशंस विद द ग्रीक पार्ट, ओके। सेम गोज विद शुंगा। शुंगा के टाइम पे भी एक ग्रीक एम्बेसडर उनके कोर्ट में रहा हुआ करता था। तो उसमें से एक ग्रीक एम्बेसडर थे कौन? हेलियोडोरस। उन्होंने एक पिलर बनवाया जिसका नाम था बेसनगर पिलर। ये बेसनगर पिलर कहाँ पे? विदिशा में है, ओके। अब ये जो पिलर है, ये बेसिकली इसमें जो चीज़ें लिखी हुई है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी है एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई है। और इस पिलर की खास बात क्या है कि इट टॉक्स अबाउट किंग वासुदेवा, ठीक है, दैट इज लॉर्ड कृष्णा, ओके। और देवो देवा उनको कहा गया है, वासुदेव को। द वर्ड रिटन इन दिस पिलर इज बेसिकली देवो देवा, देवो देवा मतलब देवों के भी देव, गॉड ऑफ गॉड्स, इस तरह से। और ये किसके लिए लिखा गया है? वासुदेव कृष्णा के लिए। तो अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्राह्मणिकल एलिमेंट है, ओके। तो कृष्णा वॉज बेसिकली अ ब्राह्मणिकल गॉड। तो यहाँ से आप देखोगे कि पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे एक पिलर बनाया गया जिसका नाम था हेलियोडोरस पिलर। और हेलियोडोरस पिलर की जो मेन थीम है वो किसके ऊपर है? वासुदेव कृष्णा के ऊपर। हेलियोडोरस कौन थे? ग्रीक एम्बेसडर थे, किसके कोर्ट में? आपके पुष्यमित्र शुंग की कोर्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपका जब शखाज आ जाते हैं तो 25 BC के आसपास आपका मगध एम्पायर पूरी तरह खत्म हो चुका होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रहेगा वो आएंगे इंडो ग्रीक्स और उसके बाद की फिर आगे की लीनिएज, ठीक है। तो अपन ये देखेंगे पूरा, है ना। तो तब तक के लिए इतना ही आज के लेक्चर में। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। और बाकी कोई भी डाउट वगैरह रहे आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप छिंदवाड़ा के आसपास हैं तो प्लीज़ क्लास आइए, थोड़ा मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन मैं उतना नहीं पढ़ा पाता जितना मैं क्लास में पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। सो दैट्स इट, ओके, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गुड लक।